जी हाँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्रिय मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का एक बार पुनः आपके अपने परिवार संजय सर साइकोलॉजी में मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका एजुकेटर पुनः अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग अच्छे से रेगुलर पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छी मेहनत के साथ हर दिन आपके आंतरिक प्रेरणा स्रोत को आप जागृत कर रहे होंगे और निश्चित रूप से आप सफलता के हकदार भी बनेंगे। प्रिय मित्रों, जैसा कि आपको पता है हमारी क्लास का टाइम हो चुका है। 9:10 15 पर हमारी ये क्लास स्टार्ट होती है। इससे पहले हम लोग यूजीसी नेट पर विशेष फोकस करते हैं, बहुत यूनिक चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं। गलती से उस क्लास को भी आपको मिस नहीं करना है, इसको भी मिस नहीं करना है, यही बात आपको ध्यान रखने की है। चलो बात करते हैं आगे। यहां पर लर्निंग डिसेबिलिटीज को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? लर्निंग डिसेबिलिटीज को पढ़ेंगे। फिर जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा लर्निंग डिसेबिलिटीज के बाद, फिर इसके क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, जो आज ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चंस। उसके बाद क्या होगा पता है? उसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक नया अध्याय शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले लर्निंग डिसेबिलिटीज को पढ़ना जरूरी है। हमने बात की थी अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी अशक्तता। इस वर्ड का सबसे पहले प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क ने किया था, जो कि एक अमेरिकन मनोविज्ञानी और शिक्षक भी थे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सैमुअल किर्क, जो कि एक अमेरिकन मनोविज्ञानी और शिक्षक भी थे, को याद रखना है, ध्यान रखना है। वेलकम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत बहुत अभिवादन सभी प्रिय मित्रों का। कब से क्लास स्टार्ट हुआ है? बस अभी जस्ट, अभी तो हम पढ़ना शुरू भी नहीं किए हैं। वाह, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो शुरू करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज के इस चैप्टर की कहानी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार सभी मेरे प्यारे लाडले शिक्षकों का दिल से शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप रेगुलर पढ़ें, कंटिन्यूस पढ़ें, बिंदास पढ़ें, ठीक है। देखो मित्रों, यहां पर लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड का सबसे पहले प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क ने किया था, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अथवा अमेरिकन टीचर के रूप में भी इन्हें ख्याति प्राप्त है। बात करते हैं यहां पर लर्निंग डिसेबिलिटीज वास्तव में दीज आर नॉट लो आईक्यू साइंस, ये आपके कम आईक्यू का संकेत नहीं है, ठीक है ना। अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता, कम आईक्यू यानी लो आईक्यू का संकेत नहीं है, का संकेत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने की क्षमता की व्यक्ति में आईक्यू कम है, उसका आईक्यू लेवल कम है, नहीं। अपितु यह अपितु अपितु औसत से अधिक, औसत से अधिक आईक्यू होने पर होने पर भी होने पर भी अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता हो सकती है, हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अधिगम असक्ता, असक्तता या अक्षमता हो सकती है, क्योंकि ये हमारी मस्तिष्क की जानकारी ग्रहण करने,
यह हमारी मस्तिष्क की जानकारी ग्रहण करने एवं यह हमारी मस्तिष्क की जानकारी ग्रहण करने एवं एवं क्षमता को प्रभावित करती है। जो हमारा माइंड ब्रेन जो है ना, जिन जानकारियों को कलेक्ट करता है, जिन जानकारियों को ग्रहण करता है, उस जानकारी को ग्रहण करने में और हमारी मस्तिष्कीय क्षमताओं को प्रभावित करता है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का मीनिंग लो आईक्यू नहीं होता, अपितु यह है तो औसत आईक्यू से अधिक लोगों में भी लर्निंग डिसएबिलिटीज पाई जा सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कम बुद्धिमान है तो लर्निंग डिसेबिलिटी है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यह तो हमारी मस्तिष्कीय क्षमताओं को प्रभावित करती है, यह तो हमारी सीखने की क्षमताओं को प्रभावित करती है, यह तो हमारी याद रखने की क्षमताओं को प्रभावित करती है कि हम किसी चीज को याद नहीं रख पाते, यह तो हमारी भाषाई क्षमताओं को प्रभावित करती है, यह तो हमारी कैलकुलेशन क्षमताओं को प्रभावित करती है। समझ में आ गई बात? इसको हमको ध्यान रखना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमुख लक्षण। प्रमुख लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर एक, पढ़ने व सीखने की गति को गति को धीमी करना। बालक की पढ़ने और सीखने की जो गति होती है ना, उसको धीमी करता है। धीमी करना एवं गलत पढ़ना व गलत पढ़ना, ठीक है ना, गलत पढ़ना। भाई हमारी सीखने की जो गति है ना, उसको बहुत धीमा कर देता है, गलत पढ़ने के लिए विवश करता है, ठीक है ना। लिखने में एवं वर्तनी में, वर्तनी होती है शुद्धता, वर्तनी में बार बार त्रुटि करना, बार बार त्रुटि करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिखने और वर्तनी में बार बार त्रुटि करना, 100%, कोई डाउट नहीं है। वेलकम। घड़ी के समय को समझना एवं गणना करने, गणना करने में त्रुटि करना,
ये लक्षण होते हैं इनके। कई बार बच्चा जब घड़ी में समय देखता है ना, तो समय को विपरीतार्थक में दिखाने लगता है। तो ओवरऑल उससे क्या होता है कि वहां पर उसकी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है, और कैलकुलेशन बिगड़ जाती है तो गणना करने में त्रुटि हो जाती है। ठीक है ना। तो घड़ी के समय बताने में या गणना करने में चीजों को गलत बोलना, त्रुटि करना। आदेश अथवा निर्देशों को समझने, आदेश अथवा निर्देशों को समझने में कठिनाई का अनुभव होना, कठिनाई का अनुभव होना। आपने अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है ना, हाँ, कैलकुलेशन प्रॉब्लम। आपने अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया और वो उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है ना। आपसी बातचीत, आपसी बातचीत एवं भाषाई स्पष्टता में कमी, भाषाई स्पष्टता में कमी। ठीक है ना। यानी जो कुछ बोलना चाह रहा है ना, उसको बोल नहीं पा रहा है। जो कुछ व्यक्ति बोलना चाह रहा है बच्चा, उसे बोल नहीं पा रहा है। आपने हेलीकॉप्टर वर्ड बुलवा रहे हो और उसको बोलने में उसे कठिनाई हो रही है, वो उसको हेलीकॉप्टर की जगह हेलीकॉप्टर ही बोलता है। गणना करने में जो त्रुटि होती है, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है ना। लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम जिसे आप लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है ना, लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। इस प्रकार से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। और लिखें। एक और बढ़ा दें, बढ़ा देते हैं। ध्यान केंद्रित करने में।
कठिनाई, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। ठीक है ना, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज है। देखिएगा, नोट, नोट RPWD अधिनियम के अनुसार, अधिनियम के अनुसार 2016 में 21 प्रकार की, 21 प्रकार की, कितने प्रकार की? 21 टाइप्स की, 21 प्रकार की निसक्तताओं को मान्यता प्रदान की गई है। 21 प्रकार की निसक्तताओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिनमें जिनमें अधिगम असक्तता, या अक्षमता, जिनमें अधिगम असक्तता या अक्षमता एक विशिष्ट प्रकार है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है RPDW, ठीक है ना। ये RPWD के अनुसार हम लोगों ने, जिसमें अधिगम अक्षमता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को एक प्रमुख विशिष्ट पहचान दी है, इसको शामिल किया है। इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपके कई बार पूछा जाता है। RPWD 2016 के अनुसार अधिगम निसक्तताओं की संख्या कितनी है? तो आपको आंसर 21 देना होगा, 21 प्रकार देना होगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? कई बार दिशा भ्रमी की बात भी यहां पर की जाती है। चलिए, अब मुख्य लर्निंग डिसेबिलिटीज की अपन बात कर लेते हैं। मुख्य अधिगम अक्षमताएं, मुख्य अधिगम अक्षमताएं। नंबर 1, पहला, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया खूब अच्छे से पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है। बिल्कुल वेलकम, स्वागत, अभिवादन सभी प्रिय मित्रों का। डिसलेक्सिया क्या होता है? ये डिसलेक्सिया किसे कहते हैं?
किसे कहते हैं? पठन अक्षमता। इसे पठन विकार या पठन वैकल्य भी कहते हैं। पठन वैकल्य, पठन विकार। पढ़ने व सीखने में कठिनाई। मुख्य पठन विकार है ये। जैसे जैसे WAS, वॉज को SAW, पढ़ना। या P को D, पढ़ना। इस प्रकार की जो कठिनाई होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बिल्कुल पठन विकार, डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। इसको कहते हैं शब्दों को उल्टा पढ़ना। क्या पढ़ना? शब्दों को उल्टा पुल्टा पढ़ना। पी को डी, डी को पी, ऐसे पढ़ना। ठीक है ना? सिंपल है। दूसरा होता है आपका डिसग्राफिया, लेखन विकार। नंबर 2 होता है आपका डिसग्राफिया। अब नाम से ही समझ में आ रहा है इसका। तो डिसग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। डिसग्राफिया, लेखन अक्षमता। क्या होती है ये? लेखन अक्षमता, यानी लिखने में कठिनाई। किसको कहते हैं? लेखन अक्षमता, लिखने में कठिनाई। लिखते समय खराब लिखावट, पेंसिल सही न पकड़ना, एवं स्पेलिंग मिस्टेक आदि लेखन विकार, आदि लेखन विकार आपके डिस्ग्राफिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? डिस्ग्राफिया। लिखते समय त्रुटियां करते हैं ना, वही। बच्चे कई बार पेंसिल को सही नहीं पकड़ पाते हैं, विचारों को वाक्यों में नहीं लिख पाते हैं, वही चीज आता है यहां पर। ठीक है। नेक्स्ट है 3rd नंबर का डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया
इसको कहते हैं गणना विकार। गणितीय गणना में त्रुटि व कठिनाई। गणितीय गणना यानी संख्या, जब आप गणना करते हैं ना तो संख्या के संदर्भ में। ओहो। जैसे नंबर्स को समझने में कठिनाई। 2+2 न कर पाना। 2+2 न कर पाना। घड़ी का समय, घड़ी का समय न बता पाना। घड़ी का समय न बता पाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आदि। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तीन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर आता है एक डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया। हाँ। डिस्प्रैक्सिया। कौन सा पढ़ते हैं? डिस्प्रैक्सिया। संवेदी पेशीय अक्षमता। संवेदी पेशीय अक्षमता, डिस्प्रैक्सिया। संवेदी पेशीय अक्षमता, डिस्प्रैक्सिया। क्या मतलब हुआ इसका? शारीरिक समन्वय। यह है हमारे शारीरिक समन्वय को फिजिकल कोऑर्डिनेशन
फिजिकल कोऑर्डिनेशन शारीरिक समन्वय को प्रभावित करता है। जैसे बटन बंद नहीं कर पाना, शरीर के शर्ट के बटन जब बंद करते हैं तो बटन बंद नहीं कर पाते हैं, गेंद नहीं पकड़ पाना, है ना। शारीरिक संतुलन नहीं बना पाना, नहीं बना पाना। ये हो गया आपका डिस्प्रैक्सिया। क्या हो गया? डिस्प्रैक्सिया। समझ में आ गया? डिस्प्रैक्सिया। जैसे बटन नहीं बंद कर पाते ना हम लोग, बैलेंस, जैसे उंगलियां कांपती रहती हैं, बॉल पकड़ने में बॉल हाथ से फिसल जाती है, वो होता है आपका डिस्प्रैक्सिया। क्या कहलाता है? डिस्प्रैक्सिया। समझ में आ गया? एक होता है आपका अफेजिया। अफेजिया भी बोलते हैं इसको, अफेजिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफेसिया भी बोलते हैं, अफेजिया भी बोलते हैं। भाषाई विकार। अभिव्यक्ति के दौरान भाषाई त्रुटि व कठिनाई। बोलते समय, बोलते समय जो कठिनाई होती है, ठीक है ना। इसमें अफेजिया में हम लोग ब्रोका अफेजिया भी कह सकते हैं, वर्निक अफेजिया भी कह सकते हैं, तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं अपन चाहें तो।
ब्रोका अफेसिया, वर्निक अफेजिया, ऐसे भी समझना चाहिए इसको साइकोलॉजी की डेप्थ में जाकर। ब्रोका में क्या होता है, वाक्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, है ना, ब्रेक करना एक तरीके से। ब्रोका मतलब ब्रेक करने से जोड़ो। व्यक्ति अपनी बात को कहने में क्या होता है, असमर्थ होता है और छोटे टूटे फूटे वाक्य बोलता है, छोटे टूटे फूटे वाक्य बोलता है। जैसे मतलब उसको खाना चाहिए तो खाना, फिर बीच में गैप दे देगा, फिर चाहिए बोलेगा। खाना मतलब वाक्यों को ब्रेक करना, तोड़ना, ब्रोका क्षेत्र में सम्मिलित होगा। और वर्णिक क्षेत्र, अगर वर्णिक क्षेत्र को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्णिक क्षेत्र में धारा प्रवाह नहीं बोल पाता है ना। वर्णिक क्षेत्र में धारा प्रवाह बोलने के बाद भी, है ना, मीनिंग सार्थक नहीं होता है, समझने योग्य नहीं होता है। वर्णिक का मतलब ही समझना है ना। तो धारा प्रवाह होने के बावजूद भी समझ, है ना, इसको समझ विकार कह सकते हैं। इसको वाक्य ब्रेक ब्रेक करना, वाक्यों को ब्रेक करना, तोड़ना, इसमें ये आ जाता है। तो ब्रोका अफेसिया भी हो सकता है, वर्निक अफेसिया। ये बहुत अच्छे काम के हैं आपके लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। क्लियर हो गया सभी। चलिए नेक्स्ट देखो। तो अभिव्यक्ति के दौरान भाषाई त्रुटि करना, मतलब जो बोलना चाह रहे हैं उसके स्थान पर कुछ और बोलना। छह नंबर, दृश्य प्रसंस्करण विकार। ये अच्छा है, दृश्य प्रसंस्करण विकार या अक्षमता। दृश्य प्रसंस्करण अक्षमता या विकार, जिसे हम लोग विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आंखों से देखी हुई जानकारी को या घटना को आंखों से देखी हुई जानकारी या घटना, मतलब आप आंखों से देख रहे हैं उसके बावजूद भी उसको समझने में समस्या पैदा होती है। आंखों से देखी हुई जानकारी या घटना को
समझने में या जानने में समस्या उत्पन्न होना या पैदा होना आपका विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। जैसे आकृतियों में अंतर नहीं कर पाना, अंतर करने में कठिनाई होना, एक ही पेज पर लिखी हुई लाइंस में रेफरेंस नहीं कर पाना, अंतर नहीं कर पाना। एक ही पेज पर बहुत सारी लाइंस, पंक्तियां लिखी हुई है, ठीक है ना, स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं, आकृतियों में अंतर नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं ना? शब्दों के बीच की दूरी को नहीं समझ पाते हैं कि शब्दों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, कितना आइडियल डिफरेंस होना चाहिए, उसको नहीं समझ पाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आंखों से देखी हुई जानकारी या घटना को समझने में जो समस्या उत्पन्न होती है बेटा, वही होती है आपकी विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। क्या होता है? विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए, एक होता है आपका, ये वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, बुलिमिया नर्वोसा है, पीईडी है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, उसके अलावा आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा है, एडीएचडी है, कैटाटोनिया है। घंटों घंटों तक एक ही मुद्रा में बैठना, ये कैटाटोनिया है। एक होता है आपका बुलिमिया नर्वोसा, इसका संबंध भूख की असाधारण इच्छा से है। अधिक भोजन करना, एवं वॉमिट द्वारा बाहर निकालना। ओके ओके ओके, डन 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 डन, सारे हो जाएंगे, चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। ये क्या है? एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, भोजन विकार। ठीक है ना? दिस टाइप ऑफ ए ईटिंग डिसऑर्डर, भोजन विकार।
नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर पर एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा। मोटापे के डर से भोजन न करना। या कम करना, यह भी एक भोजन विकार है। अधिकांश लड़कियों में होता है, ठीक है ना। शादी से पहले टेंशन रहती है कि अगर ज्यादा खाएंगी तो मोटी हो जाएंगी, और मोटी हो जाएंगी तो कोई शादी नहीं करेगा, कोई विवाह नहीं करेगा। कितने महान विद्यार्थी हैं आप लोग। पेपर 1 कब से शुरू होगा? पेपर 1 हम पढ़ाते ही नहीं है, शुरू कहां से होगा? कभी भी शुरू नहीं होगा। वो उसका सारा कंटेंट हमने आपको बैच में दे दिया है, वो पढ़ लो आप। करंट अफेयर्स अलग से पढ़ लेना, बाकी तो पूरा दे दिया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अरे भाई, लास्ट वाला फोल्डर जिसमें लिखा हुआ है पीजीटी स्ट्रीम एंड जीके जीएस, ऐसे लिखा हुआ है। आप लोग देखते ही नहीं हो, कंटेंट में जाओ और वहां पर लास्ट वाले फोल्डर में है। हद कर रहे हो यार। समझ में आ रही है बातें? एक होता है आपका बीईडी, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बीईडी इसका मतलब होता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। अत्यधिक भोजन करना, है ना। अत्यधिक भोजन करना। अच्छा, अत्यधिक तो यहां पर भी किया जाता है एनोरेक्सिया में, ओ सॉरी उसमें बुलिमिया में। अत्यधिक भोजन करना। परंतु परंतु वॉमिट नहीं करना। वॉमिट नहीं करना होता है इसमें, ध्यान रखना। मतलब भैया नियंत्रण खोकर बिना भूख के भी, भूख नहीं है व्यक्ति को, फिर भी बेसुमार खा लेता है, दबा के खा लेता है। सबसे अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग फोल्डर हैं, उसके बावजूद भी आपको नहीं मिले हैं तो आप बहुत धन्य हैं, या मैं धन्य हूं जो मेरे ऐसे विद्यार्थी मेरे पास पढ़ते हैं, जो अपनी एप्लीकेशन को खोलकर ही नहीं देखते।
वॉमिटिंग का मतलब उल्टी करना, वापस बाहर निकालना। नहीं करना। ठीक है ना? एक होता है पिका। यह भी भोजन विकार है। ये क्या है? भोजन विकार है। ग्यारह नंबर, पिका, PICA। एक होता है पिका, यह भी भोजन विकार है। ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुएं खाना जो भोजन नहीं है। जैसे महिलाएं बहुत खाती हैं। मिट्टी, पुट्टी, दीवार पर होती है ना, चौक आदि खाना। यह भी भोजन विकार है। मिट्टी, चौक, पुट्टी वगैरह खाते हैं ना, खूब खाती हैं लड़कियां। डॉक्टर बताता है कैल्शियम की कमी है, इसलिए अच्छी लगती है मिट्टी चौक, दीवार की पुट्टी। इसके लक्षण: खाने के तुरंत बाद टॉयलेट आदि जाना, वजन को लेकर अत्यधिक चिंतित रहना, भोजन छोड़ देना, शारीरिक रूप से कमजोर या पतला होना। वॉमिट के द्वारा नहीं निकलना। अरे भाई, किसमें? बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में वॉमिटिंग नहीं करनी होती, उल्टी नहीं करनी होती, वो तो केवल आपको बुलिमिया नर्वोसा में करनी है। ठीक है ना? समझ गए? तो ये होते हैं आपके सभी प्रकार के ईटिंग डिसऑर्डर्स, भोजन विकार। क्लियर हो गया? चलिए, एक होता है ADHD। ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है ना? यहां पर A और D ये दो अलग हैं। अटेंशन डेफिशिएट अवधान न्यूनता, अवधान न्यूनता, इसको क्या कहते हैं? अवधान न्यूनता।
डेफिशिट होता है ये, तो सही कर लेते, डेफिशिट, DEFICITE, डेफिशिट है ना, अटेंशन डेफिशिट, अवधान न्यूनता, मतलब ध्यान का अभाव, ध्यान का की कमी, ध्यान की कमी। और ध्यान की कमी जब होती है तो व्यक्ति क्या करता है, HD, HD यानी हाइपर एक्टिविटी, एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी अति सक्रियता विकार, अति सक्रियता विकार। मतलब समझो क्या कहना चाह रहा है, जब आप मेरी क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपका ध्यान दूसरी जगह जाएगा और तोड़फोड़ में। क्लास में जब हम नहीं पढ़ते थे तो क्या करते थे, या तो किसी को पिंच करते रहते थे, या किसी को पेन चुबाते रहते थे, या किसी को सताते रहते थे, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। जब कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा तो खाली दिमाग शैतान का घर है, खाली दिमाग शैतान का घर है, तो कुछ और शैतानी करोगे। इसीलिए इसका नाम ADHD है, अवधान न्यूनता। जब ध्यान कम है आपका तो फिर उठापटक करोगे, ज्यादा अत्यधिक सक्रिय, तोड़फोड़ करना, मारपीट करना, झगड़ा करना, पिन कर आदि सारे कार्य, इसे कहते हैं ADHD। क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है। दिस इज न्यूरो डेवलपमेंटल स्टेट, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है ये, जो ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और अति सक्रियता यानी बिना सोचे कार्य करना के साथ शुरू होती है। जैसे एग्जाम्पल अपन देते हैं ना, बच्चा होमवर्क कर रहा है ना, बच्चा होमवर्क करते करते बीच बीच में पेन से खेलना, खिड़कियों से बाहर देखना, गाड़ियों के हॉर्न की तरफ ध्यान देना, ये क्या है, ये ADHD है। क्या है बेटा, ADHD है। एग्जाम्पल, एक बच्चा अपना होमवर्क करते समय अपना होमवर्क करते समय बीच बीच में पेन से खेलने लगता है, पेन से खेलता है, खिड़की के बाहर देखता है, आदि। ADHD सिंपल। ठीक है भाई, भाई न्यूरो डेवलपमेंटल का संबंध तो आपका तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड सारी चीजों से होता है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध मनोवैज्ञानिक समस्याएं, जिसमें आपका मन, व्यवहार, मानसिक दृष्टिकोण और व्यवहारगत सभी प्रक्रियाएं आती हैं। सिंपल भाषा में समझो तो
सर ये बीमारी ठीक नहीं होती है। हाँ, ठीक नहीं होती है, ठीक कहां से होगी? समझ में आ गई बातें? बड़ा प्यारा चैप्टर है, बड़ा सुंदर चैप्टर है। तो इस प्रकार से हमने जितने भी मुख्य लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं और कुछ महत्वपूर्ण ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जिनके पूछे जाते हैं, उनको हम लोगों ने यहां पर सीख लिया है। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं अपन। इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और थोड़ा सा घुमा भी दिया है। बोलिएगा इसका आंसर क्या होगा? वॉट अबाउट द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? गजब का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने का क्वेश्चन है। अधिगम एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में होता है। अनुभव आधारित संशोधन के रूप में अधिगम होता है। अनुकूलनात्मक समायोजन के रूप में अधिगम होता है। अधिगम अस्थायी थकान या औषधीय प्रभाव के समान नहीं है। बताओ, परिवर्तन क्षणिक या मात्र शारीरिक नहीं होना चाहिए। पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया केंद्रीय होती है। अधिगम करता प्रत्युत्तर प्रवृत्तियां विकसित करता है और व्यवहार परिस्थिति के अधिगम अनुकूल हो जाता है। बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा एक एक प्रश्न में। जबरदस्त क्वेश्चन है। वो फोबियाज हैं, वो हम दूसरे चैप्टर के साथ पढ़ेंगे बेटा, डोंट वरी, चिंता मत करो। बता दीजिए व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। गजब का क्वेश्चन है और जिस भी विद्यार्थी ने आंसर सही दिया है वही तो 30 मार्क खान, वही तो क्या है, 30 मार्क खान है। बताना पड़ेगा भाई, ऐसे काम चलेगा नहीं। बोलिएगा, फटाफट बोलिएगा, व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक सेकंड में। शाबाश। ओ हो, बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत भी दे दिया इसमें तो आंसर। हद कर दी आपने भाई। देखो, समझो, जानो, पहचानो।
गलत आंसर दिया है आप लोगों ने, क्योंकि देखो मित्र, जब बात आती है अधिगम एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यानी व्यवहार जो होता है ना हमारा, परिस्थिति के अनुसार के अधिक अनुकूल हो जाता है जब स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन की बात आती है तो भैया बिहेवियर बिकम बेटर सुटेड टू सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा। तो ए में तो फोर्थ आएगा, ए में फोर्थ आएगा केवल, और ए में फोर्थ आने का मतलब एक ही ऑप्शन बन रहा है। ऐसे प्रश्नों में अगर गलती करोगे पढ़ाने के बाद तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। 100%। कुछ विद्यार्थियों ने, सिर्फ 2-4 विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है, बाकी ने गलत दिया है। बाकी ने क्या दिया, गलत दिया है। अनुभव आधारित की बात करोगे तो सिंपल कहानी है संशोधन के रूप में, तो पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया केंद्रित होती है। पर्यावरण के साथ क्या होती है, अंतः क्रिया केंद्रित होती है। क्या होती है भैया, अंतः क्रिया केंद्रीय होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सॉरी, क्या बी में 1 आएगा ना, ये उल्टा पढ़ दिया। हाँ, अनुभव आधारित परिवर्तन क्षणिक या मात्र शारीरिक नहीं होना चाहिए। परिवर्तन कैसा नहीं होना चाहिए, अनुभव आधारित संशोधन के रूप में, तो क्षणिक नहीं होना चाहिए बल्कि एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद लर्निंग अनुकूलनात्मक समायोजन, तो अनुकूलनात्मक समायोजन की बात, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया केंद्रीय होती है। जब आप पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर लोगे तो आपकी अंतःक्रिया कैसी हो जाएगी, इंटरलिंक्ड हो जाएगी। हाँ, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना। और D3 यानी आपका अधिगम अस्थायी थकान, अधिगम करता परिवर्तित प्रत्युत्तर प्रवृत्तियां विकसित करता है, तभी तो यहां पर भाई थकान और औषधि प्रभाव के कारण समान नहीं होता, इसीलिए बेस्ट आंसर आपका सी ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा मित्रों, बिल्कुल 100%, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फटाफट बता दीजिएगा व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स।